तो बच्चों आज हम एक मजेदार सा कॉन्सेप्ट शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है कैपेसिटर। क्योंकि सर्दी इतनी ज्यादा लगती है, अब उसके बाद फिर पंखे जब दोबारा चलाए जाते हैं तो कुछ कुछ पंखे तो चलते हैं, लेकिन कुछ कुछ पंखों में बड़ी दिक्कत आती है, उनकी स्पीड कम हो जाती है। फिर हम एक इलेक्ट्रिशियन को बुलाते हैं, वो भैया आते हैं, उस भैया से हम क्या करवाते हैं, बेसिकली हम कुछ नहीं करवाते, वही आते हैं और वो उसमें आके एक छोटा सा डिवाइस रहता है, कुछ ऐसा दिखता है इस तरीके का, और इस डिवाइस को वो आते हैं, चेंज करते हैं और पंखा अपने आप तेज चलने लगता है। अब क्या है वो डिवाइस? भाई वो डिवाइस आपका कैपेसिटर है। और कैपेसिटर की यूसेज तो बहुत सारी जगहों पर है, जहां आप धीरे धीरे ओवर द टाइम आगे बढ़ोगे और यूसेज देखोगे। एक रेजिस्टर कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन, फिर एक इंडक्टर कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन, फिर तीनों का कॉम्बिनेशन कैसे हमारे डे टू डे लाइफ में लगा हुआ है। हमारे मोबाइल्स में तक कैपेसिटर है, बहुत छोटे छोटे, जो आपका एक मदरबोर्ड होता है जिसमें छोटे छोटे कैपेसिटर्स भी लगे रहते हैं। और ये कैपेसिटर की यूसेज काफी सारे। कैपेसिटर की मोस्टली जो 3 टाइप होते हैं वो होता है, सबसे पहला तो होता है आपका एक सिलेंड्रिकल कैपेसिटर, जो कि बहुत कॉमनली यूज होता है। फिर उसके बाद आता है स्फेरिकल कैपेसिटर भी होते हैं। फिर आते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। जैसे कि हम ये सेशन चालू करते हैं, दिस इज बेसिकली द क्वेश्चन ऑफ द डे, जिसका आंसर आई विल एक्सपेक्ट इन द कमेंट। मुझे आंसर बताना, आई विल पर्सनली लाइक दैट मैसेज एंड कमेंट बैक जो भी आंसर सही होगा, ठीक है। हेलो एवरीवन, आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू दिस वेरी इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ इन्फिनिटी लर्न बाय श्री चैतन्य। तो बच्चों आज हम एक मजेदार सा कॉन्सेप्ट शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है कैपेसिटर। और मानो या ना मानो, कैपेसिटर इतना इंपॉर्टेंट है नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से। इलेक्ट्रोस्टैट्स अधूरी लगती है इस पर्टिकुलर टॉपिक के बिना। और अगर इस टॉपिक का एक बेस मिल जाए, एक ऐसा वीडियो मिल जाए जो कि हमें यह बता पाए कि भाई कैपेसिटर की शुरुआत कैसे की जाए। कैपेसिटर इन अ होल बहुत बड़ा टॉपिक है और यहां पे मैं आप लोगों को जो इस सेशन में देने वाला हूं वो ये है कि कैपेसिटर में एक बेसिक एलिमेंट्री नॉलेज क्या होनी चाहिए, कैपेसिटर होते कैसे हैं, कैपेसिटर के बारे में हमें क्या इंफॉर्मेशन प्रेजेंट होनी चाहिए, और कैपेसिटर को हम अगर शुरू करने जा रहे हैं तो हमें हमारे पास ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं कि नहीं। क्योंकि भाई अगर ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है तो इसके अपॉन जो जितने भी कॉन्सेप्ट बनेंगे, आपका कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर हो, किरचॉफ लॉ लगाना हो, या फिर कॉम्बिनेशन, सीरीज, पैरेलल, इन सारे कॉम्प्लेक्स केसेस को सॉल्व करना हो, साथ ही साथ अगर आपको इसमें डाइलेक्ट्रिक्स का कॉन्सेप्ट लगाना हो, भाई वो सब नहीं समझ आएगा अगर ये कॉन्सेप्ट का, इस पर्टिकुलर कैपेसिटर का इंट्रोडक्टरी वीडियो में जितने भी कॉन्सेप्ट मैं बताऊंगा अगर आपको नहीं आते तो भाई प्रॉब्लम होगी। तो अच्छी बात क्या है कि उस प्रॉब्लम को दूर हटाने के लिए वीडियो आपके पास है, बस चाहिए आपका समय। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को और कमेंट भी करके जाना। मुझे आपके रिव्यूज से बहुत फर्क पड़ेगा और साथ ही साथ मुझे ये भी पता चलेगा मैं किन किन पैरामीटर्स में इंप्रूव कर सकता हूं और क्या क्या एडिटिव चीजें भी ला सकता हूं। जैसे कि हम ये सेशन चालू करते हैं, दिस इज बेसिकली द क्वेश्चन ऑफ द डे, जिसका आंसर आई विल एक्सपेक्ट इन द कमेंट। मुझे आंसर बताना, आई विल पर्सनली लाइक दैट मैसेज एंड कमेंट बैक जो भी आंसर सही होगा, ठीक है। सो ओवर हियर वी हैव द क्वेश्चन जो कि बोलता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसकी इलेक्ट्रिक फील्ड उन दोनों के बीच में 10⁵ वोल्ट में मीटर है। If charge on the capacitor plates is 1 microcoulomb, then the force on each capacitor plate is। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, बट देखते हैं कितने बच्चों को आता है। अगर आपको कैपेसिटर का एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है तो आप ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो, नहीं है तो प्लीज वीडियो देखो। इस वीडियो को देखने के बाद आपको इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा और डू लेट मी नो व्हाट इज द आंसर इन द कमेंट। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं भाई कैपेसिटर के बारे में। कुछ इंट्रोडक्टरी बातें हो जाए कि कैपेसिटर असल में काम क्या करता है। तो कैपेसिटर तुम लोगों ने देखा होगा, तुम्हारे घरों के पंखे रहते हैं, गर्मियों में गर्मियों के बाद हमारे सर्दियां आती हैं, राइट। सो हम सर्दियों में पंखे उतने यूज नहीं करते। मतलब मैं अगर नॉर्थ इंडिया की बात कर जाऊं तो अराउंड 2 से 3 महीने तो पंखे चलते ही नहीं है, क्योंकि सर्दी इतनी ज्यादा लगती है। अब उसके बाद फिर पंखे जब दोबारा चलाए जाते हैं तो कुछ कुछ पंखे तो चलते हैं, लेकिन कुछ कुछ पंखों में बड़ी दिक्कत आती है, उनकी स्पीड कम हो जाती है। फिर हम एक इलेक्ट्रिशियन को बुलाते हैं, वो भैया आते हैं, उस भैया से हम क्या करवाते हैं, बेसिकली हम कुछ नहीं करवाते, वही आते हैं और वो उसमें आके एक छोटा सा डिवाइस रहता है, कुछ ऐसा दिखता है इस तरीके का, और इस डिवाइस को वो आते हैं, चेंज करते हैं और पंखा अपने आप तेज चलने लगता है। अब क्या है वो डिवाइस? भाई वो डिवाइस आपका कैपेसिटर है, वो डिवाइस आपका कैपेसिटर है। अब कैपेसिटर का क्या यूजेज होता है? तो कैपेसिटर का यूजेज तो हमारे देखो सिलेबस में नहीं कि कैपेसिटर किस तरीके से पंखे में ऑपरेट करता है, बट एक सेंस आप ये समझ सकते हो कैपेसिटर के थ्रू कि आपके
फैन के अंदर दो कॉइल्स के बीच में जो फ्लक्स का लिंकेज या बेसिकली फ्लक्स का चेंज होता है, जो कि स्पीड वेरिएशन में मैटर करता है, उसको फ्लक्स के वेरिएशन को मैनेज करने के लिए आपका एक कैपेसिटर यूज होता है। या इसको और छोटे फॉर्म में समराइज करूं तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है पंखे में, जब भी उसकी स्पीड को बढ़ाना हो, कम करना हो, जो भी करना हो, और जब भी बढ़ाना रहता है, वो जो एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है वो कौन प्रोवाइड करता है? वो आपका एक कैपेसिटर प्रोवाइड करता है। तो अगर एक एनर्जी रिक्वायरमेंट कैपेसिटर प्रोवाइड करता है तो क्या एक एनर्जी सोर्स है कैपेसिटर? जी हां, जी हां। कैपेसिटर एक होता है एनर्जी सोर्स अपने लिए। कैपेसिटर एक अच्छी खासी एनर्जी की सोर्स की तरह काम करता है, और जिन जिन सर्किट्स में आपको एक सडन अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, वहां पे कैपेसिटर का यूजेज सेट बैठता है। और कैपेसिटर की यूजेज तो बहुत सारी जगहों पर है, जहां आप धीरे धीरे ओवर द टाइम आगे बढ़ोगे और यूजेज देखोगे। एक रेजिस्टर कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन, फिर एक इंडक्टर कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन, फिर तीनों का कॉम्बिनेशन कैसे हमारे डे टू डे लाइफ में लगा हुआ है। हमारे मोबाइल्स में तक कैपेसिटर है। बहुत छोटे छोटे जो आपका एक मदरबोर्ड होता है जिसमें छोटे छोटे कैपेसिटर्स भी लगे रहते हैं, और ये कैपेसिटर की यूजेज काफी सारे हैं। सो भाई बनता है इस कैपेसिटर के बारे में थोड़ी और डिटेलिंग जानना, समझना कि इससे रिलेटेड एग्जाम में किस टाइप के सवाल आएंगे और बेसिक्स क्या हैं कैपेसिटर के। तो आओ शुरू करते हैं कि कैपेसिटर, और जिसको कंडेंसर भी बहुत नॉर्मल भाषा में बोला जाता है, एक ऐसा डिवाइस जिसका काम है इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड एनर्जी स्टोर करना। कैपेसिटर प्रोवाइड करते टेम्पररी स्टोरेज ऑफ एनर्जी इन सर्किट्स एंड कैन बी मेड टू रिलीज द एनर्जी व्हेन रिक्वायर्ड। The property of a capacitor that characterizes its ability to store energy is called capacitance. अब capacitance basically एक ऐसी physical quantity है जिसके बारे में हम आगे आगे चीजें बात करेंगे, बट फॉर द टाइमिंग हमें यूनिट पता होना चाहिए। कैपेसिटेंस को मेजर कैसे करते हैं? कैपेसिटेंस को मेजर करने की जो स्टैंडर्ड यूनिट है वो कहलाती है फेराड। क्या बोलते हैं उसको? फेराड। 1 फेराड होती है बेसिकली 1 कूलम पर वोल्ट। 1 कूलम पर वोल्ट, ठीक है, 1 कूलम पर वोल्ट। इसका अगर कन्वर्जन आप लेते हो तो साथ ही साथ कुछ और भी यूनिट्स है, जैसे कि 1 माइक्रोफेराड, जो कि यहां मिली के फॉर्म में दिया हुआ है, वो असल में एक्चुअली ऐसा होता है, इस तरीके का होता है 1 माइक्रोफेराड, ठीक है। ये रिप्रेजेंटेशन होता है 1 माइक्रोफेराड, जो कि होता है 10⁻⁻6 का। अगर 1 मिलीफेराड की बात करूं तो 10⁻⁻³ फेराड होता है, और 1 पिकोफेराड की बात करूं तो 10⁻⁻12 पिको फेराड होता है। ये यूनिट्स आपको याद होनी चाहिए क्योंकि इससे रिलेटेड ही आपको कैपेसिटेंस की वैल्यू गिवन रहेगी। अब आगे बढ़ते हैं सर और जानते हैं कैपेसिटर्स की इंट्रोडक्टरी पार्ट के बारे में, और खासकर से देखो एक बात आपको बताता हूं। कैपेसिटर मोस्टली जो यूज होते हैं, जैसे ये कैपेसिटर आप देख रहे हो, ये बेसिकली एक सिलेंड्रिकल कैपेसिटर है। ये कैसा कैपेसिटर है? ये जो आप देख रहे हो ये एक सिलेंड्रिकल कैपेसिटर है। दिस इज बेसिकली अ सिलेंड्रिकल कैपेसिटर, ठीक है। अब ये सिलेंड्रिकल कैपेसिटर है और ये सिलेंड्रिकल कैपेसिटर ही मोस्टली यूज होता है। तो क्या यही टाइप है कैपेसिटर के? ना जी। कैपेसिटर के मोस्टली अगर हम बोले तो 3 वेरिएंट्स हमें पता होने चाहिए, जस्ट फॉर द इंफॉर्मेशन, कि कैपेसिटर्स मोस्टली 3 टाइप के तो होते हैं, ठीक है। कैपेसिटर की मोस्टली जो 3 टाइप होते हैं वो होता है, सबसे पहला तो होता है आपका एक सिलेंड्रिकल कैपेसिटर, जो कि मोर कॉमनली, बहुत कॉमनली यूज होता है। फिर उसके बाद आता है स्फेरिकल कैपेसिटर भी होते हैं, और फिर आते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, जो कि उतना कॉमनली यूज नहीं होते हैं लेकिन हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हमें जो सवाल जवाब करने हैं वो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के ही करने हैं। हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ही, और हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पे ही इन डिटेल जाएंगे। तो शुरू करते हैं और जानते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर असल में बनता कैसे, ठीक है। सो यहां पे आपको एक केस देता हूं मैं, कि मान लीजिए 2 कंडक्टिंग प्लेट्स हैं। 2 कंडक्टिंग प्लेट्स हैं, एक प्लेट को मैंने चार्ज दे दिया +Q और दूसरी चीज को चार्ज दे दिया मैंने -Q। अब जब भी आप ये ओरिएंटेशन देखोगे, एक कंडक्टर का एक सेपरेट सेशन होगा जिसमें आप ये जान पाओगे कि चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है एक कंडक्टिंग प्लेट्स पे। तो यहां पे आप समझ सकते हो, जैसे ही मैंने इसको +Q और -Q दूंगा, ये जितना भी +Q है ये बेसिकली क्या है? ये आपकी प्लेट्स है, ठीक है, ये प्लेट्स हैं आपकी। दिस इज नॉट अ सिंगल लाइन, दीज आर बेसिकली प्लेट्स। ये आपकी प्लेट्स है, ठीक है। मैं इसको दूसरे तरीके से बनाता हूं। यहां जो आप देख रहे हो वो प्लेट है, और इन प्लेट्स पे अगर आप +Q और -Q चार्ज दे देते हो तो +Q यहां पे इस तरीके से बन जाएगा और -Q कुछ इस तरीके से बन जाएगा, ठीक है। अब
जो भी ये प्लस क्यू और माइनस क्यू है, ये इसके इनर साइड पे आ जाता है। किधर आ जाता है? इनर साइड पे आ जाता है। पूरा का पूरा चार्ज इसके इनर साइड पे, मतलब इसको अगर हम सामने से देखेंगे तो कुछ इस तरीके का कॉम्बिनेशन हो जाएगा, जहां पे पूरा का पूरा प्लस क्यू चार्ज यहां पे आ चुका है और पूरा का पूरा नेगेटिव चार्ज यहां पे आ चुका है। ठीक है, प्लस क्यू यहां आ गया, नेगेटिव क्यू आ गया, और ये बन गया भाई आपका कैपेसिटर। So capacitor is basically a combination of equal and opposite charges distributed on the inner surface over here on the both the plates। मतलब यहां पे प्लस क्यू आ गया, यहां पे माइनस क्यू आ गया। अब इसमें गौर करते हैं, ये आपका कंस्ट्रक्ट हो चुका है एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ये कंस्ट्रक्ट हो चुका है एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। और भी बहुत फिनोमिना है इसको कनेक्ट करने के। आप रैंडम दो चार्जेस दे दो और दोनों को सर्फेसेस को आउटर सर्फेस ग्राउंड कर दो, तो इनर का जो कॉम्बिनेशन बनता है वो कैपेसिटर की तरह बनता है। अल्टीमेटली हमें जो एक गेम समझना है वो ये समझना है कि यहां पे अब जरा गौर करो, ये प्लस चार्ज पूरी प्लेट पे बटा हुआ है यहां पे, और ये नेगेटिव चार्ज इसके इनर साइड पे पूरी प्लेट पे बटा हुआ है। अब इस प्लेट की वजह से नियर बाय रीजन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, मानते हो कि नहीं? इस प्लस चार्ज जो भी इस प्लेट पे बचा है, यहां पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगी टुवर्ड्स राइट, ओके, ई प्लस, और इस नेगेटिव चार्ज की वजह से भी यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी टुवर्ड्स राइट, जो कि कहलाएगी ई नेगेटिव। ठीक है, इस प्लस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगी टुवर्ड्स राइट, इस नेगेटिव की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगी टुवर्ड्स राइट, और जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी यहां पे, जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी यहां पे, ई नेट, दैट इज गोइंग टू बी ई पॉजिटिव प्लस ई नेगेटिव। दोनों को ऐड इसलिए करूंगा कि दोनों का डायरेक्शन एक ही सेम डायरेक्शन में, क्योंकि प्लस की वजह से उससे दूर और नेगेटिव से उसकी वजह। मतलब इस पूरे रीजन में अगर बात की जाए तो इन प्लेट्स के बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड एस्टैब्लिश हो रही है कुछ इस तरीके से। ठीक है, और ये जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो रही है उसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? ई प्लस प्लस ई नेगेटिव। अब इसकी वैल्यू कितनी है भाई? इसकी वैल्यू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ये मैग्नीट्यूड होता है एक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का एक पर्टिकुलर सरफेस एरिया पे, जहां पे सरफेस चार्ज डेंसिटी रहती है सिग्मा, तो उसके दोनों ही साइड्स पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड रहता है वो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट रहता है। ठीक है, सो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट दोनों को जोड़ूंगा तो फाइनली जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आ रही है दैट विल टर्न आउट टू बी सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ये हो जाएगी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। दिस इज गोइंग टू बी द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इन द रीजन बिटवीन द टू कंडक्टिंग प्लेट्स। दो कंडक्टिंग प्लेट के बीच का जो रीजन है वो हो जाएगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कि है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट के बराबर। ये हो जाएगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड। समझ में आ रहा है आप लोगों को? अब देखो, अगर आप यहां तक समझ गए हो तो आगे की कहानी यहीं से डराइव्ड है और यहीं से आप लोगों को समझ में भी आएगी। अब इस नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं क्या बोल रहा हूं, सुनना, बहुत ध्यान से सुनना। इस नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं क्या बोल रहा हूं कि यहां पे दो प्लेट्स हैं, ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहां से इधर चल रही थी, तो ये हायर पोटेंशियल पे होगा। इसको मैं V पॉजिटिव बोल देता हूं क्योंकि यहां पे पॉजिटिव चार्ज था, राइट, और यहां पे नेगेटिव चार्ज था, तो इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो V नेगेटिव होगा। यहां से पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है फ्रॉम V पॉजिटिव टू V नेगेटिव, बिल्कुल सही बात। तो जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा यहां से V पॉजिटिव टू V नेगेटिव, उसको मैं डेल्टा V बोल दे रहा हूं, और बाद में जाके इसको मैं V ही कंसिडर कर लूंगा, V ही बोल दूंगा। ये बेसिकली कितना हो जाएगा, अगर इसको डिवाइड कर दूं मैं इन प्लेट्स के बीच की दूरी से, जो कि D हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? ये तो सर E नेट के बराबर ही होगा। बिल्कुल सही बोला आपने। जो भी पोटेंशियल डिफरेंस है दोनों प्लेट्स के बीच का, डिवाइडेड बाय D कर दोगे तो वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर हो जाएगा, जितना हमने अभी कैलकुलेट किया। अब इसकी वैल्यू क्या है? इन दोनों इक्वेशन को उठाते हैं। V बाय D की वैल्यू कितनी आ रही है? V बाय D की वैल्यू अभी हमने E नेट निकाला, E नेट आ रहा है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है सर, बढ़िया। अब ये एप्सिलॉन, ये सिग्मा की जगह Q बाय A लिखते हैं, Q बाय A डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ये A एप्सिलॉन नॉट को इधर ले जाते हैं तो फाइनली Q क्या हो गया? Q की वैल्यू हो गई A एप्सिलॉन नॉट बाय D इंटू V। ये आपका बन चुका है एक स्टैंडर्ड रिलेशन, और यहां पे जो आप देख सकते हैं ये A एप्सिलॉन नॉट बाय D, ये रहा बच्चों तुम लोगों का कैपेसिटेंस। ये हो गया तुम्हारा ये जो डिवाइस है उसका कैपेसिटेंस। ये बताएगा उसकी वैल्यू कि उसकी कैपेसिटी कितनी है। तो यहां पे ये A एप्सिलॉन नॉट बाय D को ही कहा जाता है कैपेसिटेंस। मतलब Q इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट बाय D इंटू V से ही निकलता है Q इज इक्वल टू C इंटू V, जहां पे C कैपेसिटेंस कहलाता है, इज नोन एज द कैपेसिटेंस, और C की वैल्यू कितनी होती है? A एप्सिलॉन नॉट बाय D। एक बात यहां पे समझो, यहां से एक चीज समझ में आती है
कि अगर हमें कैपेसिटेंस निकालना है किसी भी सर्किट का, तो बेसिकली हमें क्या बताना है, हमें उन प्लेट्स पे, स्फेरिकल हो, सिलेंड्रिकल हो या आपका पैरेलल प्लेट हो, जो भी आपके इंस्ट्रूमेंट्स कैपेसिटर की तरह बिहेव कर रहे हैं, उनमें जो इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज क्रिएट हो रहा है, तो दैट चार्ज डिवाइडेड बाय द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू सर्फेसेस, दो सर्फेसेस के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस को चार्ज से डिवाइड कर दोगे, जो वैल्यू आएगी वो C के बराबर होगी, दैट इज नोन एज द कैपेसिटेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट। सो Q इज इक्वल टू CV, जहां पे C की वैल्यू कितनी हो जाती है, A एप्सिलॉन नॉट बाय D। यहां से आपने एक बेसिक चीज समझ ली कि भाई असल में एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता क्या है और उसकी कैपेसिटेंस की वैल्यू, उसकी कैपेसिटी क्या होती है। अब इस कैपेसिटी से हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे उस सबसे इंपॉर्टेंट चीज की, जो कि कहलाती है एनर्जी, जो कि क्या कहलाती है, जो कि कहलाती है एनर्जी बिटवीन द प्लेट्स, प्लेट्स के बीच में एनर्जी कितनी होती है। तो आओ बढ़ते हैं और जानते हैं कि एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर कितना होता है। अब एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर जानने के लिए मैं कुछ एक बहुत छोटी सी चीज कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं मैं, जरा देखना, गौर करना कि यहां पर मैं कर ये रहा हूं कि मैं इस प्लेट से धीरे धीरे चार्ज उठा रहा हूं, मैं धीरे धीरे इस प्लेट से चार्ज उठा रहा हूं और उस चार्ज को लाके इस पे डिपॉजिट कर रहा हूं। मतलब अभी एक टाइम मान लेते हैं जब इस पे कुछ चार्ज नहीं था, जब इस पे कुछ चार्ज नहीं था, ठीक है। एक टाइम मान लेते हैं जब इस पे कुछ चार्ज नहीं था, कुछ इस तरीके का कॉम्बिनेशन था और यहां पे स्विच ओपन था, ठीक है, 0 चार्ज था। फिर उसके बाद धीरे धीरे मैंने यहां से क्या किया, DQ चार्ज उठाना चालू किया। कहां से DQ चार्ज उठाना चालू किया भाई, DQ चार्ज मैंने उठाना चालू किया इस प्लेट से। अब अगर मैं इस प्लेट से DQ चार्ज उठाऊंगा, जैसे ही मैंने यहां से DQ चार्ज उठा लिया, ये DQ चार्ज यहां से जाने लगा, इधर से उठ के इधर होके इधर जाने लगा, तो यहां पे एक माइनस DQ चार्ज डेवलप हो जाएगा। और ऐसे ही करते करते क्या हो जाएगा, एक समय के बाद इस पे कुछ माइनस Q चार्ज डिपॉजिट हो जाएगा, इस पे कुछ प्लस Q चार्ज डिपॉजिट हो जाएगा और मैं अभी भी इससे DQ चार्ज ले जाता जा रहा हूं, ठीक है। मैं ऐसे DQ चार्ज को इस पे ले जाके इस पे डिपॉजिट करता जा रहा हूं। मतलब मैं ऐसे छोटे छोटे DQ चार्ज इस प्लेट से ले जाके इस प्लस Q में डिपॉजिट करवाता जा रहा हूं और ऐसे ही करता चला जाऊंगा और एक टाइम ऐसा आएगा जबकि सिचुएशन ये हो जाएगी कि दोनों पे, इस पे टोटल प्लस कैपिटल Q चार्ज आ चुका है, इस पे टोटल माइनस कैपिटल Q चार्ज आ चुका है। मतलब ये छोटे छोटे DQ चार्ज यहां से वहां मूव कराने में ही जो चार्ज यहां दोनों प्लेट्स पे डिपॉजिट हो जाएगा, काफी समय के बाद वो हो जाएगा प्लस Q और माइनस Q, और ये मेरा फाइनली वो कैपेसिटर बन जाएगा जब मेरे Q की वैल्यू CV के बराबर हो, ठीक है। अब मुझे ये जानना है कि ये काम करने में मुझे कितनी एनर्जी लगी, इस काम को करने में मुझे कितनी एनर्जी देनी पड़ी होगी, और जितनी एनर्जी देनी पड़ी होगी उतनी ही यहां पे एनर्जी स्टोर्ड हो जाएगी इस कैपेसिटर में। सिंपल सी चीज, जितनी तुमने एनर्जी काम किया होगा उतनी तुम्हें एनर्जी देनी पड़ेगी। अब ये एनर्जी कैसे कैलकुलेट की जाए, तो एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए मैं कैलकुलस का यूज करूंगा और मेरा कहना यह रहेगा कि भाई मैं एक छोटे से DQ चार्ज को एक पोटेंशियल डिफरेंस से दूसरे पोटेंशियल डिफरेंस में ले जा रहा हूं। मैं एक छोटे से DQ चार्ज को एक पोटेंशियल डिफरेंस से दूसरे पोटेंशियल डिफरेंस में ले जा रहा हूं, मतलब यहां से उठा रहा हूं और यहां पे जाके जमा कर रहा हूं। जो एक छोटा सा मुझे काम करना पड़ेगा DW, वो हो जाएगा जो भी पोटेंशियल एनर्जी का चेंज है, यानी कि जो भी आप चार्ज मूव कर रहे हो DQ इनटू जिस भी पोटेंशियल डिफरेंस के अक्रॉस मूव कर रहे हो, यानी डेल्टा V, फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल, सिंपल सी चीज। सो जो छोटा सा काम मुझे करना पड़ रहा है दैट इज गोइंग टू बी DQ चार्ज भाई मैं मूव कर रहा हूं, फाइनल पोटेंशियल यहां पे क्या हो जाएगा, इस पॉइंट पे, इस प्लेट पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा। इस प्लेट पे अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस की बात करूं तो यहां पे भी सर देखो Q इज इक्वल टू CV तो रोड करेगा, Q इज इक्वल टू C इंटू V यहां पे भी प्ले करेगा, और V यहां पे बेसिकली क्या हो जाएगा, इस समय पे जो पोटेंशियल डिफरेंस है जिसको मैं V डैश बोल देता हूं, यहां पे मुझे V डैश चाहिए। समझ रहे हो आप बात को, मैं यहां पे क्या जानना चाह रहा हूं कि इस पॉइंट पे इन दोनों प्लेट्स के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो कितना हो जाएगा, V डैश मान लेते हैं। इस समय पे इन दोनों प्लेट्स का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू हाउ मच, दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू V डैश है, ये पॉजिटिव पे नेगेटिव पे, ये दिस का पोटेंशियल माइनस इसका पोटेंशियल, वो V डैश हो जाएगा। तो क्या यहां से V डैश की वैल्यू Q बाय C यहां लिखी नहीं जा सकती, क्योंकि यही वो V डैश है, यही जो आप देख रहे हो, यही वो V डैश है। क्लियर है, जो यहां पे आपने डेल्टा V डैश लिखा हुआ है यही वो पोटेंशियल डिफरेंस है, यही वो पोटेंशियल डिफरेंस V डैश है। तो V डैश की वैल्यू क्या मैं Q बाय C यहां लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं सर। क्लियर, समझ में आ रहा है यहां से कि जो V डैश की वैल्यू होगी वो Q बाय
सी के बराबर हो जाएगी। तो क्यू बाय सी यहां लिख दी, तो ये आ जाएगा डी क्यू इंटू क्यू बाय सी, ये डी डब्ल्यू की वैल्यू आ गई। अब मुझे अगर टोटल वर्क निकालना है, अगर मुझे टोटल वर्क निकालना है तो मैं क्या करूंगा, इस सारे छोटे वर्क डन को इंटीग्रेट कर दूंगा। सारे छोटे वर्क को इंटीग्रेट कर दिया तो क्यू डी क्यू बाय सी इंटीग्रेट कर दूंगा, सारे छोटे छोटे वर्क को इंटीग्रेट कर दूंगा। और कहां से कहां तक भाई, चार्ज की लिमिट, चार्ज इनिशियली Q इक्वल टू 0 है और चार्ज फाइनली कहां पहुंचा, Q इज इक्वल टू कैपिटल Q पे। सो 0 से लेके कैपिटल Q तक इंटीग्रेट कर दूंगा। इसकी वैल्यू आ जाएगी मेरी कितनी, Q स्क्वायर बाय 2, लिमिट आ जाएगा 0 से कैपिटल Q तक, और यहां पे एक C ऑलरेडी है। सो यहां से फाइनली जो आंसर निकल के आता है कि टोटल वर्क जो मुझे करना पड़ा, वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 1/2 कैपिटल Q स्क्वायर बाय C के बराबर। अब ये जो मैं काम कर रहा हूं, यही बेसिकली एनर्जी स्टोर में जाएगा, यही जो काम है वही जाके एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर में जाएगा। समझ रहे हो बात को? सो फाइनली यहां से कुछ चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट निकल के आती हैं कि एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर जो होता है वो हो जाता है हाफ ऑफ Q स्क्वायर बाय C। ये एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। एक कैपेसिटर में जो एनर्जी स्टोर होती है, दैट्स गोइंग टू बी हाउ मच, लिखते हैं इसको यहां पे कि एनर्जी ऑफ अ कैपेसिटर जो होती है दैट इज इक्वल टू हाफ ऑफ Q स्क्वायर बाय C, या फिर इस Q की जगह CV डाल देंगे, दैट इज गोइंग टू बी हाफ ऑफ CV स्क्वायर। या फिर एक और फॉर्मूला भी यहां पे लिख सकते हो आप कि CV की जगह आप क्या लिख लो, Q लिख लो। CV की जगह आप क्या लिख लो, CV की जगह भाई Q लिख लो, तो ये हो जाएगा हाफ ऑफ Q इंटू V। ये तीनों में से कोई भी फॉर्मूला आप समझ सकते हो और वो बेसिकली क्या हो जाएंगे, दैट आर गोइंग टू बी द एनर्जी ऑफ अ कैपेसिटर। एक कैपेसिटर के पास एनर्जी इतनी रहती है, ठीक है, हाफ Q स्क्वायर बाय C, हाफ CV स्क्वायर, या फिर हाफ Q इंटू V। तो आप कुछ भी ले लो, लेकिन फाइनली आपको पता होना चाहिए कि यार एनर्जी कितनी होती है कैपेसिटर में स्टोर, जिसके दोनों प्लेट्स पे चार्ज कितना है, इनर साइड पे +Q और -Q, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली द एंटायर ऑब्जर्वेशन कैलकुलेशन गिवन टू यू। अब इस पे बेस्ड कुछ स्टैंडर्ड सी चीज है। पहली चीज तो ये कि अगर एनर्जी निकाल दी तो एनर्जी डेंसिटी कितनी होगी, कोई दिक्कत नहीं है। प्लेट्स ये रही सर प्लेट्स, ये रही सर प्लेट्स। हमें क्या करना है, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हो रही है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हो रही है, राइट। सो ये जितनी भी लेंथ है दिस इज गोइंग टू बी D, और जो ये एरिया हो जाएगा, ये जो एरिया हो जाएगा, इस एरिया को मैं A बोल देता हूं। सो A इंटू डी बेसिकली क्या हो जाएगा, थ्रू आउट वॉल्यूम, इस पैरेलल प्लेट का टोटल वॉल्यूम हो जाएगा। सो जो भी एनर्जी है हाफ CV स्क्वायर डिवाइडेड बाय A इंटू डी, C की जगह A एप्सिलॉन नॉट बाय D रखोगे। फाइनली आप इसको कैंसिल अप करोगे तो देखो ये आ गया, और यहां से आगे मैं सॉल्व कर देता हूं। यहां से आप देखोगे A से A कैंसिल हो जाएगा, ये यहां पे क्या बन रहा है, दिस इज टर्निंग आउट टू बी हाफ एप्सिलॉन नॉट, ये D इसके साथ चला जाएगा, सो V बाय D का होल स्क्वायर। V बाय डी बेसिकली क्या है, V बाय डी इज व्हाट, V बाय डी इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। V बाय डी जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड है, राइट, इसका जो मैग्नीट्यूड है। सो उसकी जगह E आ जाएगा। सो एनर्जी डेंसिटी जो आती है, एनर्जी डेंसिटी जो आती है दैट टर्न्स आउट टू बी हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर, ये हो जाती है एनर्जी डेंसिटी। This now turns out to be the energy density which is stored between the plates. प्लेट्स के बीच में जो एनर्जी डेंसिटी है वो जाती है हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर के बराबर। आगे बढ़ते हैं, और ये एक क्वेश्चन है, अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैज एन इलेक्ट्रिक फील्ड। ये बेसिकली आपका वो क्वेश्चन ऑफ द डे था, तो इसको आप सॉल्व करेंगे और मुझे कमेंट में बताएंगे। नेक्स्ट, वर्क डन कितना होता है, तो यहां पे देखो एनर्जी से रिलेटेड ही कुछ कॉन्सेप्ट है। पहला कॉन्सेप्ट ये है कि अगर मान लो इन दोनों प्लेट्स की सेपरेशन को मैंने दोगुना कर दिया, तो यहां पे कुछ मुझे काम करना पड़ता है कि डेफिनेटली काम करना पड़ेगा। और कैसे निकालेंगे काम को, जितना भी आप वर्क करोगे, जितना भी आपको वर्क डन करना पड़ेगा, दैट इज जस्ट गोइंग टू बी इक्वल टू द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कहां से कॉन्सेप्ट है, अरे भाई तो ये जो एनर्जी बताई है मैंने, ये कौन सी एनर्जी है, ये जो एनर्जी बता रहा हूं मैं कब से, कौन सी एनर्जी है, दिस एनर्जी ओवर हियर इज द पोटेंशियल एनर्जी, दिस एनर्जी ओवर हियर इज द पोटेंशियल एनर्जी। सिंपल, ये पोटेंशियल एनर्जी ही तो है, ये पोटेंशियल एनर्जी तो और क्या है, सो पोटेंशियल एनर्जी है। सो जितनी भी पोटेंशियल एनर्जी का चेंज होगा दैट इज गोइंग टू बी द वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। अब आप मुझे बताओ क्या चेंज इन इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी हो रहा है,
बिल्कुल हो रहा है सर, डेफिनेटली। इनिशियली अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे कितना था, यहाँ पे जो आपका कैपेसिटेंस होगा, कैपेसिटेंस यहाँ पे हो जाएगा ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी, और यहाँ पे कितना होगा कैपेसिटेंस सी डैश, दैट इज गोइंग टू बी ए एप्सिलॉन नॉट बाय 2d। अब अगर आप देखोगे तो ये सी डैश बेसिकली सी बाय 2 के बराबर है, सी डैश है जो सी के बाय 2 के बराबर है। सो क्या चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। अगर मैं यहां बात करूं ui पे, से हो जाएगा हाफ cv स्क्वायर, और अगर यहां बात करूं, अच्छा यहां पे आपको cv स्क्वायर नहीं यूज करना, आपको यहां पे क्या यूज करना है, q स्क्वायर बाय सी। क्यों यूज करना है ये फॉर्मूला, क्यों यूज करना है q स्क्वायर बाय सी? एक मिनट मुझे देना, बताता हूं। q स्क्वायर बाय सी यूज करना है, और यहां पे कितना हो जाएगा u फाइनल, दैट इज गोइंग टू बी हाफ ऑफ q स्क्वायर बाय सी डैश, और सी डैश कितना था, सी डैश था c बाय 2 के बराबर, तो हो जाएगा 2 टाइम्स हाफ ऑफ q स्क्वायर बाय सी। क्लियर है? अब मेरी बात सुनो, यहां पे मैंने cv स्क्वायर ने यूज करके q स्क्वायर बाय सी ही क्यों यूज की, इसके बारे में देखो, आपको और भी आगे अंडरस्टैंडिंग मिलेगी, बट फॉर द टाइमिंग आपको एक चीज पता होनी चाहिए, क्या कि भाई जब मैं इनको दूर या पास कर रहा था, मुझे पोटेंशियल का आइडिया नहीं है, मुझे पोटेंशियल का आइडिया नहीं है कि पोटेंशियल के साथ क्या होगा, वो ज्यादा होगा कम होगा, क्योंकि यहां पे आप अगर गौर करोगे तो पोटेंशियल के रिलेशन में E इंटू डी का केस आता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डी का वैल्यू आती है, मतलब वो डी से एसोसिएटेड है। तो मुझे नहीं पता यहाँ पे कैपेसिटेंस आधा हो रहा है, हो सकता है डी बढ़ाने पे पोटेंशियल बढ़ रहा हो, डबल हो रहा हो, और जो कि है पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे डबल होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो हम मानते हैं प्लेट्स के नियर बाय रीजन में कांस्टेंट है, राइट, इतने पास है हम, प्लेट्स के बीच का गैप इतना पास का है कि जो प्लेट एरिया उसके कंपैरिजन में बहुत ज्यादा बड़ा है, तो यहाँ पे पोटेंशियल डबल हो रहा है। और मोर देन दैट, जब भी आपको बैटरी नहीं दे जाए केस में, तो आप कभी भी पोटेंशियल कांस्टेंट नहीं मानेंगे। चार्ज ऑन दी अदर हैंड आप कांस्टेंट मान सकते हो। उसका सिंपल सा रीजन ये, क्योंकि चार्ज को फ्लो करने के लिए कनेक्शन चाहिए। यहां इन दोनों प्लेट्स के बीच में कोई कनेक्शन नहीं, ना ही ये किसी और से कनेक्टेड है, ना ग्राउंडेड है। सो चार्ज जो प्लस क्यू और माइनस क्यू था, बाद में भी वही रहेगा। सो जो चीज कांस्टेंट है उसके हेल्प में हम बता सकते हैं, तो यहाँ पे क्यू स्क्वायर बाय सी यूज करेंगे, ना ही सीवी स्क्वायर और ना ही क्यू इंटू वी भी आप यूज कर सकते हो, अगर आपको पोटेंशियल पता है दोगुना हो रहा है, जो कि ऑब्वियसली पोटेंशियल दोगुना हो ही रहा है, लेकिन दो वेरिंग वैल्यू से आप रिलेट मत करना। तो यहाँ पे आप देखोगे, और दूसरी बात एक और भी है, यहाँ पे चार्ज गिवन है तो चार्ज से यूज करना है। सो फाइनली आंसर कितना आएगा, यूएफ माइनस यूआई। यूएफ की वैल्यू कितनी है, 2 इंटू हाफ क्यू स्क्वायर बाय सी माइनस क्यू स्क्वायर बाय सी। सो ये बेसिकली आ जाएगा आपका वही हाफ क्यू स्क्वायर बाय सी। उसमें से इसको घटा दोगे तो हाफ क्यू स्क्वायर बाय सी, ये आ जाएगा आपका वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। इतना काम करना पड़ेगा अगर आपको डिस्टेंस डबल करना है। गौर करो, वर्क डन पॉजिटिव आया है। वर्क डन पॉजिटिव मतलब मेरी एनर्जी जाएगी क्योंकि मैं काम करूंगा। अगर मैं एक्सटर्नल एजेंट हूं तो मेरी एनर्जी जा रही है क्योंकि यहाँ पे काम वर्क पॉजिटिव आ रहा है। अगर वो नेगेटिव आता तो मेरे पास एनर्जी आती। ठीक है, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। एक और कॉन्सेप्ट है जो कि एनर्जी से रिलेटेड है, जो कि है हीट जनरेट कितनी होती है जब भी मैं चार्ज करता हूं कैपेसिटर को। अब भाई देखो, ये बातें थी एनर्जी ऑफ अ कैपेसिटर निकालने की कि मैंने डीक्यू चार्ज निकाला और वहां डाला। असल में तो ऐसा होगा नहीं। असल में तो होगा क्या, असल में ये होगा कि एक डीक्यू चार्ज एक बैटरी के अक्रॉस जाएगा और यहां जाके डिपॉजिट होगा। सिंपल सी चीज होगा ये कि ये सब काम बैटरी करवाती, मैं थोड़ी कर सकता हूं, मेरे पास थोड़ी स्कोप है। तो असल में जब बैटरी करती है तो सर बैटरी तो काम करती है जब भी कोई चार्ज उसके अगेंस्ट या उसके थ्रू पास होता है। डेफिनेटली बिल्कुल सही बात है कि बैटरी जो होती है, बैटरी हो चाहे सेल हो, उसमें दो केसेस होते हैं। पहला केस ये होता है कि अगर आपने एक पॉजिटिव क्यू चार्ज को नेगेटिव से एंटर कराया और पॉजिटिव से निकाल दिए, तो यहां पे वर्क डन बाय द बैटरी होता है। वर्क डन बाय द बैटरी मतलब यहां पे बैटरी काम करती है, बैटरी एनर्जी देती है। कितनी देती है, Q इंटू वी के बराबर। भाई Q इंटू वी के बराबर, अगर इसका पोटेंशियल डिफरेंस V है तो Q इंटू वी के बराबर। और दूसरा केस ये है कि अगर बैटरी में यहां से नेगेटिव से अगर तुम माइनस क्यू चार्ज एंटर करवाते हो या फिर पॉजिटिव से प्लस क्यू चार्ज एंटर करवाते हो, ठीक है, देखो यहां पे इसका जस्ट उल्टा भी वैलिड है। या तो ये करवा दो या तो आप ये करवा दो। देखो दोनों केस बताता हूं, या तो आप ये करवा दो या फिर आप इसके थ्रू नेगेटिव क्यू एंटर करवा दो या फिर आप इसके थ्रू प्लस क्यू एंटर करा दो। इन दोनों ही सर्कमस्टेंस में वर्क डन बाय द बैटरी होगा प्लस क्यू। और इसमें प्लस से प्लस क्यू जा रहा है और नेगेटिव की तरफ नेगेटिव क्यू। इस पे होता है वर्क डन ऑन द बैटरी, इस पे होता है वर्क डन
ऑन द बैटरी, वर्क डन ऑन द बैटरी मतलब बैटरी पे मुझे काम करना पड़ेगा, जो कि हो जाएगा Q इंटू वी के बराबर। मतलब ये बैटरी खुद से नहीं करेगी, ये मुझे काम करना पड़ेगा बैटरी से, तभी हो पाएगा। यहां बैटरी खुद काम नहीं करेगी, ये बैटरी का काम मुझे खुद करना पड़ेगा, तभी यहां पे हो पाएगा। क्लियर है? बैटरी का काम मुझे खुद करना पड़ेगा, तभी ये चीज हो पाएगी। तो अब आओ जानते हैं कि यहां हो क्या रहा है। देखो यहां हुआ क्या कि स्विच पहले ओपन था और स्विच को मैंने क्लोज कर दिया। स्विच को जैसे क्लोज किया तो यहां से बुलावा आया, भाई प्लस क्यू चार्ज आओ, क्योंकि प्लस क्यू चार्ज देखो नेगेटिव में घुस रहा है। प्लस क्यू चार्ज कहां घुस रहा है? नेगेटिव में। ये वाला केस है, ये वाला केस है, प्लस क्यू इधर घुस रहा है। तो वर्क डन बाय द बैटरी होगा, बैटरी बुलाएगी, अपने थ्रू क्रॉस करवाएगी और यहां के डिपॉजिट कर देगी। और कुछ समय के बाद प्लस क्यू चार्ज जो कि बेसिकली सीवी के बराबर ही है, तो यहां पे प्लस क्यू डिपॉजिट हो जाएगा इस पे, यहां प्लस क्यू, और यहां पे नेगेटिव क्यू जो कि वही माइनस क्यू सीवी के बराबर ही है। क्लियर? इतना चार्ज यहां पे डिपॉजिट हो जाएगा, इतना यहां रह जाएगा। क्लियर? मतलब इतना सीवी चार्ज, इतना Q इज इक्वल टू सीवी चार्ज आपका बैटरी के थ्रू पास हुआ। इतना Q इज इक्वल टू सीवी चार्ज बोलने का अर्थ यह है कि Q इज इक्वल टू सीवी चार्ज कहां से स्पेंड हुआ? भाई बैटरी के थ्रू पास हुआ। बैटरी के थ्रू इतना चार्ज मूव किया। अब अगर बैटरी के थ्रू इतना चार्ज मूव किया तो कुछ काम बैटरी ने किया होगा। डन बात है बिल्कुल। वर्क डन बाय बैटरी कितना होगा? वर्क डन बाय द बैटरी कितना होगा? वर्क डन बाय द बैटरी विल बी इक्वल टू जितना चार्ज मूव हुआ इंटू पोटेंशियल डिफरेंस। अब चार्ज कितना मूव हुआ? सीवी, और पोटेंशियल डिफरेंस भी वी, सो ये आ गया सीवी स्क्वायर। ठीक है सर, ये वर्क डन बाय द बैटरी है। दिस इज वर्क डन बाय बैटरी। अब मेरे दिमाग में एक चीज आई कि जो एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर हुई, ये काम करने पे, इतना काम करने पे, जैसे ही तुमने ये स्विच को यहां पे नीचे कर दिया और ये स्विच यहां आ गया, तो इतना काम करने पे जो एनर्जी दी जा रही है बैटरी के द्वारा वो कितनी है? जैसे स्विच क्लोज हुआ, जो एनर्जी दी बैटरी ने वो कितनी है? सीवी स्क्वायर। बट कैपेसिटर में कितनी सेव हुई? सोचो जरा इस चीज को। देखो जब मैं कर रहा था, मैं चुपचाप डीक्यू ला रहा था और मेरी एनर्जी उतनी जा रही थी जितनी यहां स्टोर हुई। लेकिन बैटरी के साथ क्या हो रहा है? जब चार्ज उसके थ्रू पास हो रहा है तो चार्ज ने उस पर काम कर दिया, मतलब उसे एनर्जी दे दी। वर्क डन बाय द बैटरी मतलब दिस इज एनर्जी गिवन बाय द बैटरी टू द चार्ज, कि जाओ wherever you want, just save it. But what I just saw is कि एनर्जी saved in कैपेसिटर कितनी हो रही है? एनर्जी saved in कैपेसिटर कितनी हो रही है? एनर्जी saved in कैपेसिटर हो रही है मात्र हाफ सीवी स्क्वायर। जितनी एनर्जी दे रहा हो उसका जस्ट आधा सेव हो रही है। अब आधा अगर सेव हो रही है तो बाकी आधा कहां जा रही है? यहां हाफ सीवी स्क्वायर हो रही है और हम दे कितनी रहे हैं? हम तो सीवी स्क्वायर दे रहे हैं, तो बाकी आधी कहां जा रही है? The rest of the energy is going in the form of heat. ठीक है, the rest of the energy is just going in the form of heat, जो कि सर्किट को गर्म करने, कैपेसिटर को गर्म करने में काम आती है। सो यह हीट जनरेटेड, द हीट जनरेटेड कितना हो जाएगा? हीट जनरेटेड विल बी जस्ट इक्वल टू सीवी स्क्वायर माइनस ऑफ हाफ सीवी स्क्वायर, जो कि कितना होता है? सीवी स्क्वायर बाय 2 के बराबर। क्लियर है? सो दिस इज जस्ट गोइंग टू बी द हीट जनरेटेड ओवर हियर इन दिस पर्टिकुलर कैपेसिटर। ठीक। सो भाई इसी के साथ मैंने अपना आज का टास्क कंप्लीट किया, जो कि है आपको कैपेसिटर से रिलेटेड सारे बेसिक एलिमेंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन देना, जिसमें हमने कैपेसिटर कैसे बनता है, उसमें कैपेसिटेंस का डेरिवेशन कैसे निकलता है, साथ ही साथ एनर्जी कैसे निकाली जाती है, एनर्जी से रिलेटेड एनर्जी डेंसिटी, फिर वर्क डन प्लेट्स को आगे पीछे मूव करने में, और साथ ही साथ हीट कितनी सर्किट में जनरेट होती है इसके बारे में जानकारी दे दी है। अब इसके आगे जो टॉपिक स्टार्ट होते हैं वो होते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। आई सपोज एक इंट्रोडक्टरी पॉइंट ऑफ व्यू से कैपेसिटर से रिलेटेड ये सब इंफॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए और इसके बारे में पूरा अच्छा खासा सॉलिड आइडिया होना चाहिए, क्योंकि आगे के जो कॉन्सेप्ट्स और वीडियोस या जो भी आप चीजें देखोगे समझोगे कहीं से भी, वो इनके ऊपर ही बिल्ट अपॉन रहती है। ठीक है, डायइलेक्ट्रिक्स आएगा यहीं पे कॉन्सेप्ट बढ़ेगा, सीरीज कॉम्बिनेशन में भी यहीं से कॉन्सेप्ट की इक्वल्स टू सीवी को ही एक्सपैंड करके कॉम्बिनेशन के रिजल्ट निकालते हैं, किरचॉफ लॉ भी यहीं से आगे जाके बनेंगे। सो ये कॉन्सेप्ट्स आपको बहुत अच्छी तरीके से पता होने चाहिए, क्योंकि इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स कहीं ना कहीं यूज में आएंगे। तो इसी के साथ आई विल क्लोज दिस सेशन। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी प्रॉब्लम आए, डू कमेंट ऑन द वीडियो एंड लेट मी नो अबाउट इट्स रिव्यूज। आई विल साइन ऑफ विद दिस। थैंक यू एंड बाय बाय।